सभी को गुड इवनिंग एक बार और। एंड एज यू नो वेरी वेल दिस क्लास डील्स विद लिटरेरी टर्म इंट्रोडक्शन। तो ये जो इंट्रोडक्शन आप यहाँ ले रहे हैं ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब टेक्स्ट पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे इसके बाद, सो दिस इंट्रोडक्शन विल हेल्प यू टू ग्रास्प द होल ऑफ द टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट के इस इंट्रोडक्शन के बेसिस पर आप एग्जाम हॉल में वहां पर एटलीस्ट गैस कर सकते हैं कि ये सिचुएशन ये हो सकती है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इस चीज को अंडरस्टैंड करने में भी आपको हेल्प करेगी। ग्लोसरी का मतलब ही होता है एक तरह की वोकैबुलरी। किसी भी लैंग्वेज को, कल्चर को अगर समझना है तो उसकी टर्मिनोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। जब तक वो वर्ड्स हमारे पास नहीं है हम उस कल्चर को, उस लैंग्वेज को, ठीक है, उस सभ्यता को नहीं जान सकते। तो अगर आपको लिटरेचर पर एक अच्छी कमांड करनी है तो इस इंट्रोडक्शन को सीरियसली लीजिए और साथ साथ एमएच अब्राहम्स के अपनी क्लासेस को, नोट्स को रिवाइज कीजिए। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल इंग्लिश लिटरेचर स्कूल इन द सेशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी टर्म फ्रॉम एमएच अब्राहम पॉपुलर बुक एंड द वेरी फर्स्ट टर्म इज टुडे हमरसिया। ऐसे लेटर है लिटरेरी टर्म नंबर 128 का इंट्रोडक्शन हम यहाँ जानेंगे। हमरसिया का संबंध, ठीक है, एरिस्टोटल के कंसेप्ट से है। एक ग्रीक क्रिटिक फिलोसफर थे ये, ठीक है। इन्होंने अपनी वर्क पोएटिक्स के अंदर, इनका वर्क था पोएटिक्स, इसमें इन्होंने बहुत सारी लिटरेचर से रिलेटेड डेफिनेशन दी है। और इस हमरसिया का संबंध ट्रेजेडी से है। कभी कभी ऐसा बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि इसका संबंध ड्रामा की सभी फॉर्म से है या केवल ट्रेजेडी से है, तो इसका संबंध ट्रेजेडी से है। सो अकॉर्डिंग टू, हम इसको सीधा सीधा कह सकते हैं एरिस्टोटेलियन टर्म। ये एरिस्टोटल के द्वारा दिया हुआ टर्म है जो उन्होंने अपने वर्क पोएटिक्स में दिया था। सो हमरसिया को इंग्लिश में हम कहेंगे, इन इंग्लिश इसको कहेंगे हम एक फैटल फ्लॉ। फैटल फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब होता है एक ऐसी कमी जिसके कारण विनाश हो जाता हो, किसको? प्रोटोगोनिस्ट को, ठीक है। फैटल फ्लॉ, या इसको कह सकते हैं मिसिंग द मार्क, मिसिंग द मार्क, ठीक है। किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है लेकिन उस पर्सनैलिटी में एक छोटी सी कमी है जिसके कारण उसका पूरा सर्वनाश हो जाता है, ठीक है। तो उस गलती, उस छोटी सी कमी को ही बोला जाता है हमरसिया, मतलब फैटल फ्लॉ या मिसिंग द मार्क। एक ऐसी गलती जिसके कारण हीरो का, प्रोटोगोनिस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है और उसको ड्रामा में प्रेजेंट किया जाता है। तो वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रेजेडी, स्पेशली इन ग्रीक ट्रेजेडी, ठीक है। शेक्सपियर ने इन पार्ट्स को फॉलो किया है, हालांकि उन्होंने क्लासिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया है, बट एरिस्टोटल के कुछ कंसेप्ट है जो उन्होंने पोएटिक्स में दिए थे, उनको उन्होंने अपने ट्रेजेडीज के अंदर प्रेजेंट किया है। तो इस बारे में क्वेश्चन आता है, कभी कभी इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किससे है, इस टर्म को किसने दिया था और किस वर्क के अंदर दिया था, कितना पुराना ये वर्ड हो सकता है, ठीक है। आप देखेंगे हेमलेट के अंदर हमरसिया क्या है, ठीक है। हेमलेट के अंदर हमरसिया है प्रोक्रास्टिनेशन। वो जिस तरह से एक एक्शन नहीं ले पाता है, सोचता रहता है, कंफर्म करता रहता है कि क्या उसके फादर को क्लोडियस ने ही मारा है, सोचता रहता है अपने डिसीजन मेकिंग में, वो डिले हो जाता है एक्शन लेने में, इसी चीज को बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, और जो उसके विनाश का कारण बनता है। अगर वहीं पर थर्ड एक्ट में वो क्लोडियस की हत्या कर देता जब वो प्रेयर कर रहा था तो उसका विनाश नहीं होता, ठीक है। फिर वो ट्रेजेडी हेमलेट के लिए कैसी होती? तो हेमलेट की पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं थी, एक कमी थी प्रोक्रास्टिनेशन, इसी को बोला जाता है हमरसिया, फैटल फ्लॉ, ठीक है। मैकबेथ, मैकबेथ एक बिल्कुल बहादुर योद्धा है, जर्नल है, ठीक है। थेन ऑफ ग्लेमिस है, लेकिन नॉर्वे की जीत के ऊपर जीत के बाद थेन ऑफ काउटर बना दिया जाता है और विचिज की प्रोफेसी से उसको एक लालच आ जाता है कि मैं राजा बनूंगा। राजा बन भी जाता है लेकिन फिर वो बाकी लोगों को रास्ते से हटाने लगता है। तो ओवर एम्बिशियसनेस, ओवर एम्बिशियस होना मैकबेथ का क्या था? हमरसिया था, फैटल फ्लॉ था। ओथेलो एक मूरिश जनरल वियतनाम आर्मी में, ठीक है, बहुत बहादुर है, डेस्टिमोना से शादी हो जाती है लेकिन एक कमी थी, क्या? जेलसी फील कर जाता है, ठीक है, इनसिक्योर फील करता है और डेस्टिमोना पर शक करने लगता है। किंग लेयर, किंग लेयर इन फिलहाल ग्रेटिट्यूड, उसकी बेटी, वो पहले बेटियों के साथ क्या करता है, किसको सबसे कमजोर समझता है, फिर जिस पर भरोसा करता है वही बेटी उसको धोखा दे देती है। तो वो एक ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा पाता तीनों के साथ, वो भेदभाव कर बैठा है और उसी के दबाव में, उसी के प्रेशर में, डिप्रेशन में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है।
सो ये सब क्या है, हमर्सिया है, जो शेक्सपियर के प्लेस में प्रेजेंट किया गया है, शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज में प्रेजेंट किया गया है। बस आपको कोरियोलाइनस का हमर्सिया बताना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कोरियोलाइनस में हमर्सिया कहाँ है। ये भी एक ट्रेजेडी है, रोमन ट्रेजेडी है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको आगे वाली क्लासेस में ये भी मिलेगा जानने को, हमर्सिया के साथ साथ उन्होंने दिया है पेरिपीटिया, पेरिपीटिया, एनागोनोराइसिस, और एनागोनोराइसिस के साथ एक चीज थी कैटास्ट्रोफे, तो अलग चीज है। हमर्सिया, पेरिपीसिया, एनागोनोराइसिस एंड चौथा एलिमेंट निकल गया जो एरिस्टोटल ने दिया था। चलिए आगे आ जाएगा, इनको भी जानेंगे। तो कमेंट सेक्शन में कीजिए हर्लीम रेंसा। ठीक है, अभी तो रेंसा भी नहीं जाना, लेकिन यहाँ पर एक टर्म आ गया अल्फाबेटिक के हिसाब से, हर्लीम रेंसा। ये हर्लीम रेंसा क्या होता है? मिसेंथ्रोप नहीं होगा, ओवर प्राइड। ठीक है, रेंसा क्या है? रिवाइवल है, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। देखिए यहां से समझना पड़ेगा। ठीक है, 14 सेंचुरी में इटली में आया था। ठीक है, और 16 सेंचुरी में ये यूरोप के इंग्लैंड में अपनी हाइट पर था। यूरोप इंग्लैंड अपनी हाइट पर था 16 सेंचुरी में। सो दिस वाज द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। ठीक है, इससे पहले थियोलॉजी पर विश्वास किया जाता था, थियोलॉजी और रिलीजन सबसे हावी थे। लेकिन जैसे ही ये रिवाइवल हुआ तो इसमें ग्रीक, रोम, ठीक है, और बाकी अदर कॉन्टिनेंट की कल्चर को, वहां के मानव के द्वारा लिखे गए कंट्रीब्यूशन को, चाहे आर्ट में और लिटरेचर में, उनको रिकवर किया गया, उनको ट्रांसलेट किया गया, उनको पढ़ा गया और उनको विश्वास में लाया गया। तो ये था रेनेसां, रिवाइवल ऑफ द लर्निंग, पुनर्जन्म होना, रिबर्थ होना लर्निंग का। ठीक है, हर्लिम क्या है? हर्लिम एक प्लेस है मैनहट्टन में, और मैनहट्टन कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, और ये एक रेनेसां की तरह ही रिवाइवल था, रिवाइवल ऑफ ब्लैक आर्ट, कल्चर, ठीक है, लिटरेचर, और इसमें ब्लैक लोगों ने कंट्रीब्यूट किया अपने सिविल राइट के लिए, सिविल राइट्स फॉर ब्लैक पीपल इन अमेरिका। ठीक है, और अपने राइट्स के लिए उन्होंने इसको रिवाइव किया, जिसमें उन्होंने ब्लैक या अफ्रीकन आर्ट को, लिटरेचर को, उसकी जो भी फॉर्म हो सकती है, उस कल्चर को उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसको प्रदर्शित करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए वो इकट्ठे होने लगे। ठीक है, अमेरिका का जो साउथ पार्ट है उससे चेंज होकर वो नॉर्थ में जाने लगे, जहां पर ये मैनहट्टन वगैरह जगह है, जहां पर गोरे लोग ज्यादा रहते थे। गांव से निकलकर ये भी शहर में जाने लगे अपने राइट्स के लिए। और ये जो भी मूवमेंट थी, ये पूरी पूरी क्या है? आर्ट एंड कल्चरल एंड लिटरेरी मूवमेंट थी 20th सेंचुरी में। कब? 20th सेंचुरी अमेरिका, अराउंड 1920s एंड 30s के आसपास। तो इन्होंने क्या एक्सप्रेस किया इस मूवमेंट में? अपने कल्चर को, अपनी आर्ट को, अपने लिटरेचर को, ताकि वो इस चीज को डिमांड कर सके और इस चीज को एक्सप्रेस कर सके कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन, वी आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव आवर राइट्स, और हमें वो दिए जाए। उनके साथ नस्लवाद, ठीक है, स्लेवरी, ये सब भेदभाव हो रहा था। तो उससे बचने के लिए उन्होंने रिवाइवल किया अपनी कल्चर का, अपनी लिटरेचर का, अपनी आर्ट का, जो हर्लीम में था। और उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट था, वहां पर प्रदर्शन बहुत ज्यादा हुए, इसलिए इसको बोलते हैं हर्लीम रेनेसां। आपसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेटली अब आप इसको गलत नहीं करेंगे। लेटर ऑन ये मूवमेंट चेंज होकर फिर अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट बनी एक बड़े विद्रोह के रूप में 1960s में। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म जिसको हम जानेंगे वो है हीरोइक कपलेट। ठीक है, कपलेट से स्टार्ट करते हैं। अ पेयर ऑफ लाइन, क्या है? पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन दैट राइम्स, एक ऐसी लाइन का जोड़ा जो राइम करती है, कुछ भी हो सकती है राइम उसकी, तो इसको बोलते हैं कपलेट। ये एक स्टेंजा की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ स्टेंजा, फॉर्म ऑफ स्टेंजा।
अगर 3 लाइन का हो जाएगा तो वो टर्सेट हो जाएगा, 4 लाइन का है तो क्वार्टरेन हो जाएगा, ठीक है, 5 लाइन है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो लाइन की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 2 लाइन का स्टेंजा है जो राइम करता है, उसको बोलते हैं कपलेट, ठीक है। कपलेट को यूज किया जा रहा है ग्रीक टाइम से, ठीक है, ग्रीक टाइम से कपलेट को यूज किया जा रहा है, और इंग्लिश में इसको चौसर ने बड़े अच्छे से यूज किया है, चौसर। अब बात करते हैं हीरोइक कपलेट। कपलेट की वो फॉर्म जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हो, कपलेट की वो फॉर्म जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हो उसको हीरोइक कपलेट बोलते हैं। हीरोइक वर्ड जहां पर भी आ जाएगा इसका मतलब वहां पर कौन सी मीट्रिकल लाइन यूज की गई है, आयम्बिक पेंटामीटर। तो कपलेट, उसमें मीटर का कोई मतलब नहीं है, केवल राइम करने वाली 2 लाइन को कपलेट बोलते हैं। लेकिन अगर वो लाइन आयम फुट यूज किए गए हैं और 5 फुट यूज किए गए हैं तो वो लाइन बन जाती है आयम्बिक पेंटामीटर लाइन, और उसमें वो कपलेट लिखा है तो वो कपलेट फिर अब कपलेट नहीं रहा, वो बन जाता है हीरोइक कपलेट। और हीरोइक कपलेट का एक परफेक्ट नहीं, इम्प्योर यूज चौसर नहीं किया है 13 सेंचुरी में। 13 सेंचुरी में लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन और लेटर ऑन वो उतना परफेक्ट नहीं था, वो कपलेट ही कहेंगे, हीरोइक कपलेट की उसमें फीचर्स उतने नहीं थे। कैंटरबरी टेल में उन्होंने ज्यादा किया लेकिन वहां पर भी परफेक्ट यूज उसका नहीं था, ठीक है। तो इसलिए माना जाता है कि ही वाज द फर्स्ट इन इंग्लिश लिटरेचर टू यूज, बट दैट वाज नॉट मैच्योर और परफेक्ट, क्योंकि वहां पर इरेगुलर मीटर का यूज किया गया है, इरेगुलर मीटर का यूज किया गया है। लेकिन 17 सेंचुरी में हीरोइक कपलेट को बिल्कुल परफेक्शन के साथ यूज किया गया है। अब उसके लिए नाम जाना जाता है एडमंड वेलर। तो हीरोइक कपलेट में लाइन कैसी होती है, कपलेट तो वो है लेकिन जो लाइन की लेंथ है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, आयम्बिक पेंटामीटर, और राइम तो वो करेगी ही। लेकिन क्या चीज नहीं आई है कि वो लाइन की जो लाइन है उसमें फिट आयम्बिक है और लाइन में 5 फिट यूज किए गए तो आयम्बिक पेंटामीटर। अगर किसी क्वार्टरेन में भी लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है फिर वो क्वार्टरेन नहीं, हीरोइक क्वार्टरेन बोला जाएगा। ये हीरोइक वर्ड कहाँ यूज होता है आप समझ ही गए होंगे। तो इसको सबसे पहले यूज किया एक बेसिक कपलेट को यूज किया चौसर ने लेजेंड ऑफ द गुड्स वुमेन में, फिर अपने कैंटरबरी टेल में उन्होंने हीरोइक कपलेट को यूज किया लेकिन वो इतना परफेक्ट नहीं था, आयम्बिक पेंटामीटर वहां इरेगुलर वे में यूज किया गया है। लेकिन 17 सेंचुरी में एडमंड वेलर, एडमंड वेलर जो कि मास्टर थे जॉन ड्राइडन के, उन्होंने इसको यूज किया एंड ही इज नोन एज द फादर और मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, और लेटर ऑन फिर इसको क्लोज्ड हीरोइक कपलेट में यूज किया गया। तो जॉन ड्राइडन भी इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं बट इसके मास्टर और ओरिजिनेटर जो बोलेंगे परफेक्ट यूज के हिसाब से वो एडमंड वेलर माने जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर हिस्ट्री बुक्स, ठीक है। ये होता है हीरोइक कपलेट में। एक साधारण कपलेट से कैसे अलग है, इसकी जो लाइन होगी वो आयम्बिक पेंटामीटर में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हुब्रीज। व्हाट इज हुब्रीज? तो आपको बता दें बिल्कुल बेसिक फैक्ट तो ये है कि ये एक टाइप है, टाइप ऑफ हमरसिया। ये हमरसिया का एक टाइप है, लेकिन इसको टाइप क्यों बोला गया है, ये हमरसिया क्यों नहीं है। हमरसिया एक फैटल फ्लॉ होता है, एक ऐसी गलती होती है जो हीरो की पर्सनैलिटी में है जिसके कारण उसका एंड होता है, उसका कैटास्ट्रोफे होता है, उसका विनाश होता है, ठीक है। लेकिन हुब्रीज में क्या है कि एक ऐसी मिस्टेक दैट इज ड्यू टू उस कैरेक्टर के एरोगेंस के कारण या ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, अति विश्वास के कारण या उसके प्राइड के कारण जानबूझकर वो ऐसा डिसीजन लेता है, ऐसी गलती करता है जिसके कारण उसका विनाश होता है, ठीक है। इसको बिल्कुल डिटेल में ऐसे सुनेंगे, ऐसे समझेंगे कि व्हेन अ प्रोटोगोनिस्ट डेलिबरेटली disregard a divine warning or a cultural phenomena,
कोई परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, जो भगवान के कारण हुई होगी, नेचर के कारण हुई होगी, वो उसको डिसरिस्पेक्ट करता है, उसको तोड़ देता है, या भगवान ने कोई वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी, ठीक है, वो उसको जानबूझकर डिसरिगार्ड करता है, उस वार्निंग को, अपने आत्मविश्वास के कारण, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, अपने एरोगेंस के कारण, और उससे वो गलती होती है और उसके कारण उसका विनाश होता है। ठीक ठीक ऐसे ही जैसे सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट में करता है, भगवान ने वार्निंग दी थी गॉड ने कि आप इस रूल को मत तोड़िएगा, ठीक है, और उसने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया, फिर माइकल ने उसको उठाकर हरा दिया और नीचे गिरा दिया, फिर वो बदला लेने के लिए दोबारा से जाते हैं। लेकिन जो पहली गलती करता है कि भगवान ने अपने बेटे को सेकंड इन कमांड क्यों बनाया, मुझे बनना था, तो उसके खिलाफ रिबेल स्टार्ट कर देते हैं। तो सैटर्न अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, अपने घमंड के कारण उसका विनाश इसमें होता है, ठीक है। ओडिपस रेक्स, ओडिपस रेक्स एक काफी ग्रीक टाइम की एक ट्रेजेडी है। इसमें ओडिपस जो राजा होता है, वो भगवान की जो वार्निंग होती है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने बाप की हत्या कर कर अपने ही माँ से शादी कर लोगे। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो अपना जगह छोड़ देता है। उसको पता ही नहीं होता है कि उसके माँ बाप ने उसको अडॉप्टेड किया, और अडॉप्टेड कहाँ से किया था, वो किसी राजा की संतान थी, लेकिन किसी उसके कारण उसको छोड़ना पड़ता है, उसके माँ बाप उसको गोद ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कर्ण को ले लिया गया था, लेकिन कर्ण को भी नहीं पता था। तो उसी तरह से वो जाता है, और रास्ते में एक जगह डाकुओं का हमला होता है, और उसमें वो राजा को वो मार देता है, उनको डाकू समझकर, उस टुकड़ी को, तो अपने ही बाप को मार देता है। फिर वहां साम्राज्य में जाता है जहां पर राजा वापस नहीं लौटता है, राजा वापस नहीं लौटता है। तो वहां पर उन लोगों को एक समस्या होती है, उन समस्या का समाधान वो कर देता है, और वो उससे खुश हो जाते हैं और उसको अपना राजा बना लेते हैं। और राजा बनने के बाद वो उस महारानी से शादी कर लेता है, जो महारानी अपने पति का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो तो मारा गया लेकिन उसकी जानकारी नहीं है। तो सेम वही चीज हुई, उसने अपने बाप को मारा, जाकर अपनी माँ से शादी कर ली। और जब इस रहस्य का पता चलता है, तो जो डिवाइन वार्निंग थी उसके कारण वो अपनी आंखें फोड़ लेता है, अंधा कर लेता है, क्योंकि ऐसा उसने प्रोमिस किया था। तो ओडिपस रेक्स में ओडिपस का जो फैटल फ्लो है वो एक हुबरीस का एग्जांपल है, ठीक ऐसे जैसे सैटर्न का है। तो टाइप ऑफ अमरसिया है, लेकिन इसमें क्या है, वहां पर हीरो को नहीं पता उसके कैरेक्टर में क्या गलती है, लेकिन यहाँ पर उसको पता है कि जानबूझकर उसने ऐसा डिसीजन लिया जो भगवान की चेतावनी को बाइकआउट कर रहा है, डिसरिगार्ड कर रहा है, और जिसके कारण उसका विनाश होता है। होमर का जो एपिक है ओडेसी, उसमें आप देखेंगे अखिलीस एक कैरेक्टर है, और वो एक डिसरिगार्ड करता है कि अपोलो का जो देवता का जो मंदिर बना हुआ है वहां पर शहर के बाहर, और वो उसको तोड़ देता है, और तोड़ देता है। तो वो भले ही बहादुरी से लड़ता है, लेकिन एक समय पर आकर उसकी भी डेथ हो जाती है उसके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। अगर वो न तोड़ता तो भगवान उसके साथ ऐसा नहीं करता। उसके शरीर में एक ऐसी कमी थी कि उसके अलावा उसको और कहीं नहीं मारा जा सकता था, उसी कमी पर उसको नुकसान हुआ और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हुबरीस है। ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म एक टर्म है जो हमेशा रेनसा ह्यूमनिज्म के साथ समझा जाता है। रेनसा ह्यूमनिज्म, ठीक है। ह्यूमैनिटी क्या होती है? एक एजुकेशन की ब्रांच है जहां पर आर्ट और लिटरेचर को पढ़ा जाता है, आर्ट कल्चर और लिटरेचर को पढ़ा जाता है। तो जब रेनसा आया था, वो क्लासिकल को पढ़ रहे थे, क्लासिकल को रिवाइव कर रहे थे, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज के अंदर यही होता है, ह्यूमनिज्म के अंदर, कि व्हेन वी आर बिलीव्ड एंड वी आर लर्निंग एंड वी आर गेनिंग द नॉलेज ऑफ आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। अब भगवान की नहीं, अब ह्यूमंस को हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसी को ह्यूमनिज्म बोला जाता है। और रेनसा ह्यूमनिज्म के साथ साथ आता है, मतलब रेनसा का जो सिक्के के दो पहलू है, एक रेनसा है और एक ह्यूमनिज्म है, दोनों ही पैरेलल समझने वाले कंसेप्ट है। तो जब ह्यूमंस के उन क्लासिकल वर्क्स को समझा जा रहा था कल्चर के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, उसी को ह्यूमनिज्म बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपरबली, एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। क्या है हाइपरबली? एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको लिटरेचर में यूज किया जाता है एक डिवाइस के रूप में, जहां पर इसको हम ओवर स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, और ये अपोजिट होती है अंडर स्टेटमेंट के। हाइपरबली का मतलब ही, हाइपर का मतलब अतिशयोक्ति है, जिसको बढ़ा चढ़ाकर किसी लाइन को बोलना। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं 10,000 आई सॉ एट अ ग्लेंस, ठीक है। डेफोडिल्स नामक अपनी पोएम में बोलते हैं
10,000 I saw at a glance, जैसे कि उन्होंने सभी डैफोडिल्स को गिन लिया हो, ठीक है। ओ हैमलेट दाउ हैव क्लेफ्ट माय हार्ट इन ट्वेन, जर्ट्रूड बोलती है कि तुमने मेरे दिल को दो हिस्सों में काट दिया, मतलब तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, लेकिन उसको इस तरह से कह रही है कि जैसे वास्तव में उसे तलवार से काट दिया हो, बढ़ा चढ़ाकर स्टेटमेंट को बोलती है। हेमलेट बोलता है ओफेलिया को कि 40,000 ब्रदर्स वुड नॉट लव एज मच एज माइन, कि मेरे जितना प्यार आपको आपके 40,000 भाई भी नहीं कर सकते, वो उसके सामने बिल्कुल फीके होंगे, ठीक है। कहता है कि डाउट दैट द सन मूव, डाउट दैट द फायर डाउन, डाउट दैट द ट्रूथ इज लाई, बट डाउट नॉट माई लव, कि आप सूर्य के घूमने पर, सूर्य घूमता है इस चीज पर शक कर लेना, आग, सितारों में आग होती है इस चीज पर शक कर लेना, सच झूठा होता है इस चीज पर शक कर लेना, लेकिन मेरे प्यार पर कभी शक मत करना। तो बोला जाता है मैकबेथ के अंदर भी, ठीक है, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया वुड नॉट सूट दिस स्मेल फ्रॉम माय हैंड। तो ये सभी क्या है, अतिशयोक्ति के एग्जांपल है जहां पर स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। ये एक लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेचर को इंटरेस्टिंग और आकर्षित बनाने के लिए, ताकि वो डेकोरेटेड हो जाए, ऑर्नामेंटेड हो जाए। नेक्स्ट इज आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, ये एक मीट्रिकल लाइन है, आप फेमिलियर है, मीट्रिकल लाइन है, एक ऐसी लाइन जिसमें 5 फुट यूज किए गए हैं, 5 फीट यूज किए गए हैं, और फिट का टाइप है आयम। आयम में फिट का टाइप होता है जिसमें 2 सेलेबल होते हैं, पहला अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है। जब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सेलेबल से मिलकर फुट बनता है और ऐसे 5 फुट हो किसी लाइन में, वो लाइन को बोला गया है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर, जब आयम्बिक पेंटामीटर राइम करती है तो आयम्बिक पेंटामीटर ही होती है, जैसे हीरोइक कपलेट के अंदर है, ठीक है, हीरोइक क्वार्टरेन के अंदर है, शेक्सपियर के सोनेट के अंदर है। और जब ये राइम नहीं करती है, अनराइम्ड होती है, तो ये बन जाती है ब्लैंक वर्स, ठीक है। तो आयम्बिक पेंटामीटर का यूज विलियम शेक्सपियर के सभी सोनेट्स में हुआ है, ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ है। और वहां पे एक लास्ट में कपलेट भी आता है, तो क्या वो हीरोइक कपलेट का एग्जांपल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये एक मीट्रिकल लाइन होते हैं जिसमें आयम फुट के 5 फीट यूज किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर। जब ये राइम करेगी तो ठीक है, ये हीरोइक कपलेट या हीरोइक क्वार्टरन ये शेक्सपियर के सोनेट की तरह यूज की जाएगी, और जब राइम नहीं करती तो इसको ब्लैंक वर्स बोलते हैं। आइडियलिज्म, ये एक मूवमेंट है, एक ऐसी मूवमेंट जो प्रेजेंट करती है एक हाईली हाईली आइडियलाइज सिचुएशन को, सोसाइटी के उस स्थिति को रिप्रेजेंट करती है जिसमें सब चीज काम है, हैप्पी है, आपको स्पिरिचुअलिटी फील हो रही है, पीस हो रही है, कामनेस आप वहां पर देख पा रहे हैं। तो नेचर और सोसाइटी में बिल्कुल एक आदर्शवादी स्थिति को प्रेजेंट करते हुए जब पोएट्री, लिटरेचर या आर्ट होती है, वो उस मूवमेंट को बोला गया आइडियलिज्म। और ये 19th सेंचुरी का मेनली कंसेप्ट है। आप सीधे सीधे आपको रोमांटिसिज्म में आप देखेंगे तो वहां पर आपको आइडियलिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यथार्थवाद आया था। इमेजरी, पोएट्री में यूज किए जाने वाली एक टेक्निक होती है इमेजरी। जब ऑथर, पोएट स्पेशली, इस तरह से वर्ड्स को यूज करता है अपने उस नरेटिव पोएट्री के अंदर कि रीडर्स उसकी एक पिक्चर अपने माइंड में बना लेता है या खुद ब खुद बन जाती है। आप देखेंगे राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर एसटी कोलरिज का एक बैलड है, और उसमें एक एल्बर्ट्रोस पक्षी के मारे जाने की कहानी बताई जाती है, कैसे वो एक समुद्र में जाते हैं, तभी तूफान आता है, बर्फ आती है, और वो एक एल्बर्ट्रोस पक्षी आने से सारा मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है और उनकी नाव फिर से चलने लगती है। अचानक से वो मैरिनर को क्या होता है कि वो एल्बर्ट्रोस को मार देता है, और उसके मारते ही वो सारी चीजें फिर खराब होने लगती है, वो बिल्कुल दलदल में, कीचड़ में वो फंस जाते हैं, और एल्बर्ट्रोस को बाकी मैरिनर उसके गले में लटका देते हैं। तो जब हम सारी चीज उसमें पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में पिक्चर बनने लगती है, हम उस चीज को पढ़ते पढ़ते कल्पना में आ जाती है। तो इस डिवाइस को, ऐसे वर्ड्स को यूज करना नैरेटिव के अंदर जहां पर रीडर्स के माइंड में एक इमेज बनना स्टार्ट हो जाए, उस डिवाइस को बोलते हैं इमेजरी का। और रोमांटिसिज्म में इमेजरी का बहुत परफेक्टली यूज किया गया, चाहे वो जॉन कीट्स हो, विलियम वर्ड्सवर्थ हो, एसटी कोलरिज हो। तो रोमांटिक एज का एक मेन फीचर था उसकी पोएट्री का इमेजरी का यूज होना। आप टिंटन एबी पढ़ते तो टिंटन एबी में वर्ड्सवर्थ के वो सारे पिक्चर, वो पानी का बहना, वो हिरन का दौड़ना, वो नेचर, पत्ती और झाड़, वो सब चीज हमें दिखते हैं, हमें फील होने लगते हैं। तो क्या है
ऐसे वर्ड सिलेक्शन पैटर्न को यूज किया गया है कि रीडर्स के माइंड में वो एक पिक्चर क्रिएट करे। इसी डिवाइस को बोलते हैं इमेजरी का यूज करना। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट इज इमेजेस। ये एक 20th सेंचुरी की मूवमेंट है। आर्ट एंड लिटरेरी मूवमेंट, ठीक है। अपनी इसको हम सीधा सीधा कहेंगे पोएट्रिक मूवमेंट है ये, पोएटिक एंड आर्ट मूवमेंट। इसका संबंध लिटरेचर में पोएट्री से था। अपनी पोएट्री के माध्यम से एक क्लियर इमेज प्रेजेंट करना सोसाइटी की, वहां पर चल रही कंडीशंस की, या आप ऑथर के मन में क्या है, क्या कंसेप्ट है, तो पिक्चर के माध्यम पोएट्री के माध्यम से बिल्कुल एक क्लियर इमेज प्रेजेंट करना। तो जब आर्ट में और पोएट्री में इस तरह को यूज किया गया इस फिनोमेना को, इसी को बोला गया इमेजेस। इंग्लिश लिटरेचर में एजरा पाउंड इसके लिए जाने जाते हैं, टीएस इलियट है, ठीक है। हालांकि ये फ्रांस से स्टार्ट हुई थी। तो इमेजेस एक मूवमेंट है जो पोएट्री में यूज की गई 20th सेंचुरी में। इन मीडिया रेस एक एपिक कन्वेंशन का एक मेजर टाइप है। क्या है ये? वन ऑफ द एपिक कन्वेंशन। एपिक को किस तरह से प्रेजेंट किया जाना है, उसमें से एक टाइप है इन मीडिया रेस। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है इन मिडिल ऑफ समथिंग, इन मिडिल ऑफ समथिंग। इन मिडिल ऑफ समथिंग, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी और बाहुबली में पहले पार्ट में देखते हैं कि उसमें नेक्स्ट वाला पार्ट है, तो बाहुबली की जो कहानी है वो मीडिया रेस में स्टार्ट होती है, मतलब इन द मिडिल ऑफ समथिंग। आप पैराडाइज लोस्ट के बुक 1 में देखेंगे कि फॉलन एंजल की बात हो रही है। फॉलन एंजल है, वो 9 दिन तक गिर रहे थे और वो चाइना में कहीं जाकर लैंड करते हैं, फिर वो सारे इकट्ठे होते हैं, फिर एक डिबेट करते हैं, और बुक 2 में भी ऐसी डिबेट चलती रहती है। फिर वो कैसे गिरे थे, किसने गिराया, किसने उनको हराया, वो क्यों गिरे, ये कहानी हमें बाद में पता चलती है। तो पैराडाइज लोस्ट की शुरुआत कहां से होती है? इन द मिडिल ऑफ समथिंग। और उससे पहले की कहानी वो उनको फिर एडम और ईव को बताई जाती है और वहां से हमें समझ में आती है। तो ये एक एपिक कन्वेंशन है, जिसका मतलब होता है कि एपिक को कहां से शुरू होना चाहिए? इन द मिडिल ऑफ द नरेटिव। उसकी कहानी बीच से शुरू होती है, इसी को बोलते हैं मीडिया रेस। इसका कनेक्शन किससे है? एपिक से। वन ऑफ द एपिक कन्वेंशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन द मिडिल ऑफ समथिंग, और पैराडाइज लॉस्ट के माध्यम से इसको समझना बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है इनकांटेशन। व्हाट इज दैट इन लिटरेचर? इनकांटेशन। Incantation is a repetition of some words or phrases as a magical purpose, or atmosphere to create such kind of atmosphere that seems magical। आप सीधा सीधा देखेंगे जितने भी मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं, वो एक छड़ी के साथ साथ कुछ मंत्र भी चांट करते हैं, और बार बार उस तरह के मंत्र को चांट करना ही इनकांटेशन होता है। लिटरेचर में इस तरह की चीजों को यूज किया जाता है। पहले आप रियल लाइफ से समझ लीजिए, ठीक है। बोला जाता है आबरा कटाबरा, आबरा कटाबरा, ठीक है। बार बार बोलता है जादूगर और फिर कुछ चीज करके दिखा देता है। तो ये जो बोले जा रहे हैं एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, जैसे इन शब्दों में कोई पावर हो, उसी से वो चीज बदल जा रही है, मैजिक हो जा रहा है, तो इनको इनकांटेशन बोलते हैं। अब मैकबेथ में इस चीज का यूज किया गया, इससे आप समझ सकते हैं जो थ्री विचेस है, ठीक है, वो डबल डबल टोयल द कर्डल, ठीक है, वो कोई एक मैजिकल वो बना रही है और वहां पर बार बार इस चीज को रिपीट कर रही है। So this is an example of incantation in Macbeth by Shakespeare. Double double toil the turble. Got it? बताइए याद आया कि नहीं आया? इसी को इनकांटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरटेक्सुअलिटी। जूलिया क्रिस्टावा 20th सेंचुरी में एक क्रिटिक थी, उन्होंने कंसेप्ट दिया था इंटरटेक्सुअलिटी। और इंटरटेक्सुअलिटी वर्ड को समझ लीजिए, इंटरटेक्सुअलिटी मतलब इंटर रिलेशनशिप, इंटरकनेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है।
इस तरह से समझेंगे कि पहले से कोई टेक्स्ट है और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके एक नया टेक्स्ट बनाया गया है, तो टेक्स्ट के बीच में रिलेशन तो है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूं, इसका संबंध किसी न किसी और टेक्स्ट से जरूर है, फिजिकल टेक्स्ट से तो जरूर होता है। तो एवरी टेक्स्ट हैज सम और मोर रिलेशन विद सम अदर टेक्स्ट एंड नो टेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल इन इटसेल्फ और न्यू इट हैज कनेक्शन विद सम अदर टेक्स्ट। और जो भी टेक्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में होगा उसका संबंध पास्ट के किसी न किसी टेक्स्ट से होता ही होता है। इसी सह संबंध को इंटरटेक्सुअलिटी का कंसेप्ट बोला जाता है। ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का टाइप है। ठीक है, अब कुछ चीज आप पढ़ रहे हैं, द हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो जो टेक्स्ट है डेफिनेटली किस प्रीवियस टेक्स्ट से वो कनेक्ट रखता है, उसमें उस टेक्स्ट को यूज किया गया है और एक नई फॉर्म में उसको बस प्रेजेंट किया जा रहा है। यही कंसेप्ट होता है इंटरटेक्सुअलिटी का। जूलिया क्रिस्टावा ने इसका दिया था 20th सेंचुरी में। द नेक्स्ट इज आयरनी। व्हाट इज आयरनी? एक लिटरेरी डिवाइस है जो लिटरेचर में यूज की जाती है, स्पेशली ड्रामा के अंदर। ठीक है, आयरनी, व्हेन वी से समथिंग एंड वी मीन डिफरेंट, जो हम कह रहे हैं टेक्स्ट के रूप में, जो हम बोल रहे हैं वर्ड के रूप में, जो हम कह रहे हैं लेकिन वास्तव में हमारा मतलब उसके अपोजिट होता है, इसी चीज को बोलते हैं आयरनी। ठीक है, कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें ये पढ़ा दूंगा और जबकि मैं अपने मन में कह रहा हूं कि मुझे तो ये आता ही नहीं है, तो ये आयरनी हुई नहीं? आयरनी हुई कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं और वो चीज मुझे खुद नहीं आती, इसको आयरनी बोलेंगे। और मैं वादा करता हूं कि तुमसे मैं ये करूंगा लेकिन वास्तव में वो चीज मैं नहीं करूंगा, तो ये एक आयरनी। when we say something but we mean not that, we mean something opposite, is called irony। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि क्या है, कि मैं आज आपको कह रहा हूं कि आपको लिटरेरी टर्म्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें आयरनी ये है कि जब मैं खुद पढ़ रहा था तब मुझे भी नहीं आते थे। अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था तो तब मुझे भी नहीं आते थे, और आज मैं आपको एक बयान कर रहा हूँ कि आपको लिटरेरी टर्म नहीं आते। आपने एमए कर ली, आपने टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए अप्लाई कर दिया या जिस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, और आपको लिटरेरी टर्म नहीं आता, तो ये अपने आप में एक आयरनी है, क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मुझे भी नहीं आता था। सो व्हेन वी से समथिंग बट रियली वी मीन टू अपोजिट इट, दिस इज कॉल्ड आयरनी। अब आयरनी को जब किसी सिचुएशन में बोला जाएगा उसको सिचुएशन आयरनी बोलते हैं, ड्रामा में यूज किया जाएगा उसको ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं, और जब बोलकर यूज किया जा रहा है तो वो वर्बल आयरनी है। ठीक है, और ड्रामेटिक आयरनी वो बोले जो हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था, व्हेन द ऑडियंस नो समथिंग दैट द ऑथर सॉरी द हीरो डजंट नो, उसके साथ क्या होने वाला है, जब उसको नहीं पता लेकिन ऑडियंस को पता है, इसको बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। कैनिंग, व्हाट इज कैनिंग? कैनिंग अ टाइप ऑफ एपिथेट, कैनिंग अ टाइप ऑफ एपिथेट। जब ओल्ड इंग्लिश में, ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश में बहुत ज्यादा वोकैब नहीं थी, वर्ड्स नहीं थे, तो उसके लिए कंपाउंड वर्ड यूज कर लेते थे वो, कंपाउंड वर्ड्स यूज कर लेते थे किसी एक वर्ड के बदले, क्योंकि उस समय तक वर्ड उतने डेवलप नहीं होते थे। जैसे मैं बोल रहा हूं बैटल ड्यू, बैटल ड्यू, बैटल में गिरने वाली ड्यू मतलब ब्लड। अब मान लीजिए ब्लड को बैटल ड्यू बोला गया है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैनिंग, और कह सकते हैं कि ये एक एपिथेट होते हैं जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ये कंपाउंड में चलते हैं, किसी सिंगल वर्ड के लिए डबल वर्ड यूज करना उसको समझाने के लिए, बताने के लिए, तो इसी चीज को कैनिंग बोलते हैं। तो अर्ली मॉडर्न और मॉडर्न इंग्लिश में कैनिंग का यूज नहीं होता। अब हमारे पास वोकैबुलरी है पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो वो तब नहीं थे, तो उस समय पर कैनिंग का यूज किया जाता था। और मुझे लगता है कि अगर कहीं पे ये वर्ड होगा तो आप इसको बिल्कुल समझ जाएंगे कि कैनिंग उस क्वेश्चन के आंसर के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कैनिंग मींस एपिथेट टू यूज डबल वर्ड फॉर ए सिंगल वर्ड, लाइक बैटल ड्यू, मतलब वो ब्लड को बोल रहे हैं मिडिल इंग्लिश में। रोड ऑफ द सी,
रोड ऑफ द सी मतलब रिवर। तो इस तरह के वर्ड यूज कर लेते थे कंपाउंड वर्ड किसी एक वर्ड की जगह, उसी को कैनिंग बोलते हैं। द नेक्स्ट इज लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या है? एक दुख के भाव को एक्सप्रेस करना ही लेमेंट बोलता है। वो दुख कैसा हो सकता है? ऑन लूजिंग somebody और समथिंग ऑफ इंपॉर्टेंस। ऐसी विशेष महत्व की चीज को खो देना, किसी चीज को या व्यक्ति को खो देना, उसके ऊपर दुख हो, उस दुख के एक्सप्रेशन को ही क्या बोलते हैं? लेमेंट बोलते हैं। जैसे कि एलजी में होता है। एलजी में क्या होता है? लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समथिंग स्पेशल। नेक्स्ट लंपून। लंपून एक शॉर्ट प्रोज वर्क या पोएटिक वर्क हो सकता है दैट इज इंटेंडेड टू रिडिक्यूल somebody पब्लिकली। बता देता हूं, किसी व्यक्ति को मजाक उड़ाना, उसको इंसल्टिंग वे में प्रेजेंट करना पब्लिकली, और उसको ऐसा करने के लिए किसी पोएटिक फ्रेज, पोयम या छोटे से पैसेज के माध्यम से जब उसको इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, उसी को लंपून बोलते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाने के लिए, उसको बेइज्जत करने के लिए, उसको बिल्कुल पूरा उसको ह्यूमिलेट करने के लिए जब किया जाता है तो उसको लंपून बोला जाता है। और इनको आप कहीं किसी ड्रामा के अंदर एक पार्ट के रूप में देख सकते हैं कि उस कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को इस तरह से प्रेजेंट किया, और वो जो वर्ड्स उसने लाइन यूज की उसके लिए, तो दैट एग्जांपल ऑफ लंपून। मेनली ये प्रोज में होता था 18th सेंचुरी में। लेजेंड। लेजेंड आर द स्टोरीज। ये एक नरेटिव होते हैं। नरेटिव ऑफ ग्रेट पीपल। जो महान लोग हैं उन लोगों की जो कहानी होती है उसी को लेजेंड बोलते हैं। जैसे आप चौसर का देखेंगे, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ठीक है, उन्होंने महिलाओं को प्रेरित करने के लिए ग्रीक टाइम की, रोमन टाइम की महान महिलाओं को अपनी कहानी में प्रेजेंट किया है, उनके स्ट्रगल को, उन सब चीजों को कहानी के रूप में बताया है, तो हो गया द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन। आपने मूवी देखी होगी लेजेंड ऑफ द भगत सिंह, तो भगत सिंह की कहानी मतलब एक महान क्रांतिकारी रहे हैं, और उनको कहानी के रूप में प्रेजेंट करना ताकि वो बाकी के लिए एक मोरल, एक मोटिवेशन का काम हो सके। ठीक है, किंग आर्थर और उसके जो नाइट्स की कहानी है, तो लेजेंड ऑफ किंग आर्थर्स के रूप में उसको कहा जाता है। तो लेजेंड्स आर द नरेटिव ऑफ सम ग्रेट पीपल फ्रॉम द हिस्ट्री इज कॉल्ड लेजेंड। और लिटरेचर में इसका बहुत यूज होता है। द नेक्स्ट इज लिमरिक। लिमरिक like a haiku, like haiku, it is a 5-line short poem. 5-line short poem, and this is used a light verse. लाइट वर्स का इसमें यूज किया जाता है, मतलब राइम, रिदम और उसके पैटर्न का बिल्कुल भी इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे कोई इमेच्योर या नो सीखिया कोई पोएट्री लिखने लगे और वो 5 लाइन की पोएट्री हो, तो वो लिमरिक के रूप में आ जाएगी। तो एक 5 ही लाइन की केवल एक पोएट्री होती है, उसमें लाइट वर्स का यूज किया जाता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म वी विल बिगिन इन द नेक्स्ट क्लास। आज यहीं तक ही रखते हैं, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको इंट्रोडक्शन के माध्यम से अब चीजें दोबारा से क्लियर हो रही होगी। अब जब दोबारा से टेक्स्ट को रिवाइज करेंगे तो थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर। यही मेरा पर्पज है इस क्लास का, कि अब जब आप रिवीजन कर मोड में आएंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी, कुछ चीज छूटी हुई थी वो भी अब समझ में आ जाएगी।